अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मज़े में? स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अभी आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन से फारिग हुए हैं। तो सेकंड ईयर, स्पेशली जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन में बिज़ी हो गए और प्रैक्टिकल में बिज़ी हो गए। नेक्स्ट बड़ा टारगेट तो एप्टीट्यूड टेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, वेदर वो इंजीनियरिंग के हों या मेडिकल यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेना चाह रहे हो या बिजनेस स्कूल में। तो सबसे अहम चीज़ जो जिस चीज़ से उन्होंने गुजरना है वो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट है। इंजीनियरिंग के लिए ई कैट, मेडिकल के लिए एमडी कैट और बिजनेस स्कूल के लिए बी कैट। तो आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह इन 15-20 दिनों में जितने टेस्ट हैं, तो जितनी मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं कवर कर सकूं, कर लूं। कोशिश है, वादा नहीं है। इंशाल्लाह ताला हिम्मत दी अल्लाह ने तो ज़रूर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो एक टॉपिक पे है जिसका आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक जो है इंजीनियरिंग के लिए, चाहे आप नस्ट का टेस्ट दें, फास्ट यूनिवर्सिटी का दें, जीआईके का दें, एनईडी का दें, केयू का दें, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें, उसके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह पीएमसी मेडिकल के लिए पीएमसी का टेस्ट दें, उसके लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और बिजनेस स्कूल में जो बी कैट बीबीए वगैरह की टेस्ट की प्रिपरेशन है, उसके लिए भी इंतहाई इम्पोर्टेंट। तो मैं जनरल टॉपिक की वीडियोज़ ही बनाऊंगा ताकि उसके अंदर ई कैट, एम कैट, एम डी कैट और बी कैट के तमाम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। विकैबलरी का भी एक पूरी सीरीज़ बनाने का प्लान है, और दूसरे टॉपिक्स भी, जिस तरह और भी प्रोनाउन है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, पैरेललिज्म है, मॉडिफायर है, सेंटेंस कंप्लीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा एप्टीट्यूड की रिलेटेड, सिर्फ वो वीडियोस डिस्कशन होगी। मैं टॉपिक को पढ़ाने पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि पढ़ाने पे अगर मैं जाऊंगा ये टॉपिक, तो ऑब्वियस सी बात है 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वो फर्दर टाइम कंज्यूम करेगी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बेहतर तरीका ये होता है कि आपको एमसीक्यूज के साथ उनके रूल्स को डिस्कस कर लिया जाए, बजाय इसके कि पहले रूल्स पढ़ें और फिर एमसीक्यू सॉल्व करें, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए रूल्स को देखते रहें। तो इन वीडियोस के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, वो अहम चीज़ ये है कि आपने पूरी वीडियो देखी। अब जैसे कि ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज बनाए हैं अपनी नाकिस मेहनत का, नाकिस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, इंसान हो, गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो इन 20 एमसीक्यूज के अंदर मैं कुछ रूल्स को डिस्कस करूंगा जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, वर्ब क्या चीज़ होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस होता है, सेंटेंस जिसके बारे में होता है, वो सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट है। भाई, वो एजेंट की डेफिनेशन है, वो सब्जेक्ट की डेफिनेशन नहीं है। सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर होना ज़रूरी है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का प्लूरल होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अहम पॉइंट है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ये सबसे अहम पॉइंट है जिसको लेते हुए आपने इस टॉपिक को कवर करना है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
इसमें मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज असल में बेस कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के रूल्स पे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं रूल्स नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, और एक्सरसाइज सॉल्व कराते हुए हर एमसीक्यूज का के जो रॉन्ग आंसर है उसका रीजन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जैसे पहला एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट, मेयर एज वेल एज चेयरमैन आर फाउंड गिल्टी इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड लैंड ग्रैबिंग केसेस। अच्छा, मेयर एज वेल एज चेयरमैन। स्टूडेंट ये बात आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल है कि एज वेल एज टुगेदर विद, जो वर्ड्स मैं कह रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कहीं करते रहें, क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ ताकि लोग पूरी देख सकें, क्योंकि लंबी वीडियो देख के आधे बच्चे की जान तो ऐसी निकल जाती है। तो ये एज वेल एज और टुगेदर विद, अलोंग विद, जब ये दो कॉमा इसके अंदर आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं तो ये बेसिकली पैरेंथेटिकल कहलाते हैं। और ये फ्रेज जो है ये पैरेंथेटिकल फ्रेज है, और ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में उस वक्त आपको बड़ी मुश्किलात देता है जब ये सब्जेक्ट के साथ लिखा हो। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है मेयर, ये इसके साथ एक सप्लीमेंट्री चीज है, पैरेंथेटिकल, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद। तो जब भी ये सब्जेक्ट के साथ लिखे हुए होते हैं फ्रेज की फॉर्म में, दोनों तरफ कॉमे की सूरत में आमतौर पे, तो उस वक्त आप सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए कंसीडर नहीं करते। सब्जेक्ट है इसमें सिर्फ मेयर, और मेयर चूंकि सिंगुलर है इस लिहाज से यहाँ आर नहीं आना चाहिए, यहाँ इज आना चाहिए। अब यहाँ लोग गलती क्या करते हैं कि एज वेल एज चेयरमैन को देख के कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू, हम दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, असल जो सब्जेक्ट है वो मेयर है। ये जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में आपको मुश्किल करता है, तो आप इसको इस तरीके से याद करें कि एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अगर सब्जेक्ट के साथ कॉमे के अंदर लिखे हुए हैं ये तो पैरेंथेटिकल फ्रेज कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री हैं, और सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में इनका कोई किरदार नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ मेयर्स होता तो ऑब्वियसली बात है फिर ये आर सही होता, लेकिन मेयर चूंकि सिंगुलर है तो इस आएगा। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता मेयर एंड चेयरमैन तो फिर आर सही था, लेकिन इस एज वेल एज चेयरमैन ने इसे पैरेंथेटिकल फ्रेज बना दिया है और इसका सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में कोई किरदार नहीं रहा, ये एक सप्लीमेंट्री है। तो आप इसको इस तरह याद रखें। और भी इसमें आइडेंटिफिकेशन है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं एमसीक्यू नंबर 3 में भी ऐसा ही है, एप्रीहेंशन जिसे हम अंदेशा कहते हैं उर्दू में, एज वेल एज नर्वसनेस, इसको लोग खौफ के सूरत में भी लेते हैं। तो यहाँ एज वेल एज नर्वसनेस जो है ये पैरेंथेटिकल फ्रेज है, सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में इसका कोई किरदार नहीं है, सब्जेक्ट एप्रीहेंशन है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ आएगा इज, यहाँ भी आएगा इज। अच्छा, मैंने दो टाइप के एमसीक्यूज बनाए हुए, अगर आप गौर करें 1 और 3 को, मैं भी 1 और 3 की बात कर रहा हूँ कि वो सिमिलर है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ये वीडियो पढ़ा नहीं रहा, मैं एमसीक्यू सॉल्व के साथ रूल्स बता रहा हूँ जिसको आप याद रखें, कॉपी में नोट डाउन करते हो। अच्छा, दो टाइप से मैंने बनाया, एक तो मैंने अंडरलाइन कर दिया कि भाई इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो एरर है, ABCD, तो इसमें तो बी एरर है, इज आएगा। इसमें क्या करा है, मैंने एक पूरे सेंटेंस के हिस्से को अंडरलाइन किया और उसके कुछ पॉसिबल सेंटेंस बना दिए, ये अंडरलाइन नीचे गलत हो गए गलती से। तो इसके अंदर इज आना है क्योंकि असल सब्जेक्ट है एप्रीहेंशन, सही है। तो इज वाले दो नजर आ रहे हैं, बी और डी, लेकिन डी में क्या है, मैंने एंड लगा के जब कर दिया तो फिर ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ तो आर आना चाहिए। फॉर दैट रीजन इसका राइट आंसर है बी, और इसका भी राइट आंसर है बी। और क्यों है एज वेल एज। इसी टाइप के अगर आप एक और देखें तो आपको 4 MCQ भी ऐसे मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने अलोंग विद यूज किया है, मैंने मुख्तलिफ पैरेंथेटिकल फ्रेजेस यूज करके दिखा दिए।
पॉसिबल जितने मुझे याद रहे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जैसे एज वेल एज था वैसे ही अलॉन्ग विथ था। तो यहाँ सब्जेक्ट जर्नलिस्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन सिंगुलर है। तो यहाँ आर एक्सपेक्टेड नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो इस वाले मैंने दो लिखे हुए सी और डी। तो डी क्यों गलत है? क्योंकि मैंने यहाँ एंड लगा दिया, तो एंड लगने से क्या हुआ, ये कंपाउंड हो गया, प्लूरल हो गया, तो आर आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। तो इस वाला ये सही है सी। तो ये देखें आप स्टूडेंट, ये एक ही रूल पे एमसीक्यू नंबर 1 था। इसका राइट आंसर बी है, इज आएगा। यहाँ भी इज आएगा, राइट आंसर बी है, और इसका राइट आंसर सी है, यहाँ भी इज आएगा। और देख लेते हैं, अभी 3 एमसीक्यू तो आपने देख लिए एक ही रूल के तहत, पैरेंथेटिकल फ्रेजेस के तौर पे, जिसमें अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद इस्तेमाल होते हैं। मैं और भी देख लेता हूँ कि और भी कुछ। हाँ, नंबर 12 में देख लें आप, द प्राइम मिनिस्टर टुगेदर विद हिज मिनिस्टर्स आर गोइंग टू विजिट कोलंबस नहीं होगा, इज गोइंग टू विजिट होगा। ये मैंने जो एमसीक्यू दिया है इस टाइप का दिया है कि जो मैंने जिस पार्ट को अंडरलाइन किया यहीं कहीं एरर है, यहाँ एरर आर की जगह इज आएगा, बिकॉज द सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में पैरेंथेटिकल फ्रेज का कोई लेना देना नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर है, तो इज आना चाहिए। तो इस वाले अगेन वही उसकी टेक्निक से मैंने आपको दिए हुए, तो राइट आंसर बी है। डी क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एंड लगा दिया, एंड लगने से मोस्टली कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है और आर आता है, प्लूरल आता है। तो ये डी गलत है, इसमें बी इज द राइट आंसर। इसी तरीके से और देख लेते हैं, इसमें और कोई इस टाइप का है? नहीं। तो ये हमने एक ही रूल के 4 एमसीक्यूज देखे। अगला रूल देखते हैं, नंबर 2 पढ़ते, द न्यूज ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक्स ऑलवेज ब्रिंग फियर ऑफ अपकमिंग इन्फ्लेशन स्पेशली फॉर द सैलरीड पर्सन। द मैं लगाना भूल गया, फॉर द सैलरीड पर्सन। अच्छा, अब यहाँ क्या एरर है? देखिए, इसमें सब्जेक्ट है न्यूज। देखिए, टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट को देखते ही वर्ब का फैसला करना है, न्यूज। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जो अपेरेंटली बज़ाहिरी तौर पे प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन वो होते सिंगुलर है। कुछ वर्ड्स की एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स, आखिर में ऐसा आ रहा है, बट वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, वेजेस, वेजेस डेली वेजेस के जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये अपेरेंटली आपको प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन ये है सिंगुलर। तो न्यूज सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ये मैं जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि नाउन का जब भी आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, गौर से सुनिएगा ये बात, तो आप एस लगाते हैं। जैसा बॉय का बॉयज बनता है, गर्ल का गर्ल्स बनता है मोस्टली। लेकिन वर्ब में ये केस रिवर्स है, उल्टा है, कि वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं प्ले कहता हूँ तो ये वर्ब है, प्लूरल है। अगर मुझे इस प्ले का सिंगुलर बनाना है तो मैं एस लगाऊंगा, प्लेस। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एसोरियस लगाते हैं वर्ब में, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके मुताबिक आप वर्ब को सिंगुलर बनाते थे, एसोरियस। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। तो न्यूज बजाय तौर पे आपको प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं, ये सिंगुलर है। तो इस लिहाज से यहाँ ब्रिंग्स आना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? इसी टाइप का अगर मैं कोई एक और एमसीक्यू आपको दिखा दूं, अगर इसमें बना हुआ हो, ये 15, डर्टी पॉलिटिक्स। अब ये डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में अगर एस लगा हुआ है तो इट डजेंट मीन कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो भाई जब ये सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और रेफर के साथ आप लगाएंगे रेफर्स, वर्ब सिंगुलर बनाएंगे। और वर्ब को सिंगुलर बनाने का तरीका यही होता है कि आप इसके साथ एस और ई एस लगाएं वर्ब को। नाउन से उल्टा है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस और ई एस लगाते हैं।
और तो इसके अंदर नहीं है। ओके, और देखते हैं, वापस आते हैं। चलिए नंबर 5 को देखें। देयर इज अबाउट 400 hotels in the United Arab Emirates that ensure to provide the best hospitality practices. There is about 4,000 hotels. तो इसमें सब्जेक्ट क्या, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? 4,000 hotels जमा है। अब जरूरी थोड़ी कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा। देयर इज, देयर के केस में हम हमेशा सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो मैनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हुआ ना, तो मैनी स्टूडेंट्स के जमा है, तो मैंने देयर आर बोला, देयर इज नहीं बोला। तो इसी तरीके से यहाँ देयर आर अबाउट 4,000 होटल्स होना चाहिए। बड़ा आसान है, स्टेप का दूसरा कोई नहीं है। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 और नंबर 7 गौर से देखिएगा। ये एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ईच, ये बेसिकली, या ईच को भी उसमें हटा दें, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन को देखें, या नोबडी, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, बड़ी भी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, या एवरी पर्सन, नो पर्सन, एनी पर्सन, सम पर्सन। लेकिन सम पर्सन यूज करेंगे तो फिर सम पर्सन्स करना पड़ेगा। सम पर्सन भी होता है वैसे, देयर सम पर्सन हु इज वेटिंग, वैसे बहुत कम ही यूज करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं देयर समवन हु इज वेटिंग फॉर यू, तो पर्सन को भी ना समझे। अच्छा, एवरीवन और नो वन को देखें तो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है। इंडेफिनिट क्या चीज होती है? जो चीज वाजे ना हो, जो चीज क्लियर ना हो। नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्लियर नहीं है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अब यहाँ ज़हन में रखिए, अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ अगर कोई प्रोनाउन आएगा या प्रोनाउन का केस आएगा तो वो भी सिंगुलर होगा। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ एवरीवन आ रहा है तो वर्क कमिंग नहीं हो सकता ना, एवरीवन हु यूज्ड टू वर्क विद सारा। अब ये जो है ना, ये पैरेंथेटिकल एक तरीके से है, इसका सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में कोई किरदार नहीं है। एवरीवन वाज कमिंग टू मीट हर, मीट हर मतलब यहाँ सारा की बात होगी। तो एवरीवन चूंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो यहाँ वाज आना चाहिए। इसी तरह नो वन भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसी तरीके से यहाँ भी इज आना चाहिए। होप कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का किस्सा समझ में आया होगा। नीचे मैं और देख लेता हूँ। देख लें, समबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। अब समबडी चूंकि सिंगुलर है तो हाईलाइट जो वर्ब है उसका भी सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। तो सिंगुलर के लिए आप एसओरियस लगाते हैं तो हाईलाइट्स होना चाहिए। तो हाईलाइट्स मैंने 3 में लगाया हुआ भाई, क्या तीनों सही है? देख लेते हैं। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ यही सम क्या कहते हैं लिखा हुआ है ना, शी ऑलवेज ट्राइड नॉट टू मिस्टेक। शी चूंकि सिंगुलर है, ट्राइज लगाया है। समबडी के लिए हाईलाइट्स होगा तो इस शी के लिए भी स्टार्ट्स होना चाहिए ना, एस लगना चाहिए। तो बी इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने यहाँ एस हटा दिया। अच्छा, ए तो इसलिए गलत है क्योंकि हाईलाइट के साथ एस लगा ही नहीं है ना, लगना जरूरी है क्योंकि समबडी सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि शी भी सिंगुलर है, उसके साथ भी एस लगना चाहिए था, हटा दिया। थर्ड में दोनों के साथ एस लगाया हुआ है तो ये यहाँ तक तो सही लग रहा है, लेकिन हर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हर कॉन्फिडेंस होगा। ये जब मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा इसे पॉजेसिव कहते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव है। अभी वक्ती तौर पे ये निशानी याद रखें, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके साथ नाउन होता है, पॉजेसिव के साथ नाउन नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है।
तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ हाईलाइट के साथ भी एस लगा हुआ है, स्टार्ट के साथ भी एस लगा हुआ है और पजेसिव एडजेक्टिव भी सही इस्तेमाल किया। यहाँ थोड़ा सा प्रोनाउन का भी टच आया। चलिए, इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी, अमाउंट और नंबर ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अमाउंट इज आना चाहिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी इन कराची इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अमाउंट अनकाउंटेबल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और नंबर काउंटेबल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। ग्रीनरी को आप काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए मैंने अमाउंट यूज किया है, तो यहाँ इज आना चाहिए। अमाउंट और नंबर भी सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका एक और भी एमसीक्यू है, वो मैं अभी ऊपर डिस्कस करता हूँ। ये बात समझ में आ गई? स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनरी इन कराची इज रिक्वायर्ड टू ग्रो। अच्छा, इसका एक और भी मेरे पास सेंटेंस था ऊपर। हाँ, ये देखो, नंबर 10, nowadays the number of children who neglect। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, चिल्ड्रन जो निग्लेक्ट करें, तो चिल्ड्रन जमा है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो ये जो हु निग्लेक्ट है इसके साथ एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन जमा है। चिल्ड्रन जो निग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो ये निग्लेक्ट चिल्ड्रन के लिए इसके साथ एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन जमा है, निग्लेक्ट होना चाहिए, पहली चीज। अब ये आर किसके लिए? ये आर नंबर के लिए। Nowadays the number of children who neglect physical activity is badly involved। तो नंबर के लिए यहाँ इज आएगा, नंबर सिंगुलर है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए हु निग्लेक्ट यहाँ एस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से एस हटेगा और यहाँ इज आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस नंबर के लिए है और चिल्ड्रन हु निग्लेक्ट, चिल्ड्रन जमा है तो एस नहीं आना चाहिए। तो भाई जरा ये देखें, यहाँ इन्होंने एस हटाया है लेकिन आर ही लिखा रहा, तो ये तो फायदा नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज डी। होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेदर नॉर, आइदर और, जिसे हम नाइदर नॉर भी कहते हैं, इधर और भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइदर नॉर या निदर नॉर या आइदर और या इधर और में जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के लगता है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, सिंगुलर इज आना चाहिए। नाइदर नॉर या आइदर और, जैसे हम निदर नॉर और आइदर और कहते हैं, उसमें जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के लगेगा। तो द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो इज आना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, नहीं। इसी तरीके से इसमें यहाँ देख लें, निदर ही नॉर सना, तो सना को देख के यहाँ इज लगना चाहिए। सही है। जैसे मैंने बताया, नाइदर नॉर या आइदर और या निदर नॉर या आइदर इधर और, उसमें वर्ब क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देख के लगता है। इसमें एक और भी कहीं मौजूद है, नहीं, तो ये हमने क्लियर कर लिया। वापस आते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट्स, यहाँ कंटेस्टेंट्स, ईच ऑफ द कंटेस्टेंट का मतलब है कंटेस्टेंट में से हर एक को, ईच ऑफ द कंटेस्टेंट, हर एक को, सिंगुलर की बात, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट मतलब हर कंटेस्टेंट में से हर एक को, हर एक का मतलब ये कि हर इंडिविजुअल को, हर एक जात को, सिंगुलर, तो वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। लोग इस कंटेस्टेंट में एस देख के गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ईच को गौर करें, ईच ऑफ द कंटेस्टेंट मतलब सारे कंटेस्टेंट में से हर एक को, सिंगुलर, वॉज। अब वॉज वाले मैंने दो दे दिए भैया। आप देखें यहाँ प्रोनाउन की गलती वाला है। अब अगर वॉज है, चूंकि ईच की बात हो रही है, तो उसके साथ जो भी पॉजेसिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। मैंने कहा था ना प्रोनाउन कि जब कोई वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है
तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं, कोई भी केस यूज करें तो वो भी सिंगुलर यूज करेंगे ना। तो देयर तो प्लूरल है, तो ईच के लिए वॉज आ रहा है तो देयर तो नहीं यूज होगा, हिज और हर यूज होगा। अब हिज और हर इसलिए लिखा है बिकॉज पता नहीं है ना, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। दो ऑप्शन दिए मैं, दोनों में से राइट आंसर डी है, क्योंकि इसमें गलत इसलिए क्योंकि यहाँ वर लगा। ईच ऑफ द कंटेस्टेंट का मतलब है कंटेस्टेंट में से हर एक को। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी से मिलती जुलती एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, तो देखें, निदर ऑफ देम। निदर ऑफ देम का मतलब है कि इनमें से किसी को भी नहीं। आइदर ऑफ देम भी हो सकता था, अब देम की जगह अस भी हो सकता था। निदर ऑफ अस हम में से किसी को भी नहीं, आइदर ऑफ अस भी हो सकता था। निदर ऑफ यू तुम में से किसी को भी नहीं, आइदर ऑफ यू भी हो सकता था। तो निदर ऑफ के केस में सब्जेक्ट ये नहीं होता, जहां अस लिखूं, देम लिखूं, यू लिखूं, ये सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट निदर है जो सिंगुलर है, तो इस लिहाज से यहां आना चाहिए इज। निदर ऑफ देम इज इन हाई स्पिरिट टुडे। इनमें से कोई आज जरा जज्बे में नहीं है जीतने के। निदर ऑफ देम सिंगुलर। इस डैम को देख के आर मत लगाइएगा, इसमें सब्जेक्ट निदर है, हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह ईच वाला केस था, कंटेस्टेंट को देख के आपने वर्ब प्लूरल यूज नहीं करना, ईच को देखना। अच्छा, ये मैंने बताया था आइदर जॉन और जेन, निदर नॉर आइदर और में नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ इज आना चाहिए। ये भी डिस्कस हो गया साथ हाथ के हाथ। अच्छा, 15 देखें। अगेन यहाँ सब्जेक्ट पेरिस है, मैं पेरिस की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने पेरिस को इलेबरेट किया, कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री एड ऑन इंफॉर्मेशन दी है। कैपिटल एंड मोस्ट डेंसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ फ्रांस। मैं इसको हटा भी दूं तो ये, या इसको लास्ट में भी ले जाऊं सेंटेंस के, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये यहाँ ये कंफ्यूजन ही यही है कि इसको सब्जेक्ट के साथ लिखा है, लेकिन चूंकि ग्रामेटिकली इसको सही लिखना है तो दोनों तरफ इसके कॉमा डाल के इसको क्लोज किया है, पैरेंथेसिस किया है। तो यह सब्जेक्ट पेरिस है। अब इस पूरे पार्ट को देख के, एंड को देख के आप आर मत लगाइएगा, पेरिस सब्जेक्ट है, इज आएगा। ये पैरेंथेटिकल फ्रेज एक तरीके का या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एक्सप्लेन कर रही है पेरिस को कि कैपिटल और मोस्ट डेंसली इनहैबिटेड सिटी ऑफ फ्रांस। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। ये बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे एंड लगने के बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एक मैं अलग से एक को बताऊं, जो आपने मुहावरे सुने होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आइडिया एक है, टाइम एंड टाइट, वक्त और लहर, वेट्स फॉर नोबडी, किसी का इंतजार नहीं करते, वेट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर यूज कर। अब जरा और कीजिएगा, मैंने एक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दी है। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजेबल इशू का मतलब, इशू क्या है? सॉलिड का जो वेस्ट है उसका कलेक्शन और डिस्पोजेबल एक इशू है। एक इशू है उसका कलेक्शन, तो कलेक्ट करना, उसको डिस्पोजल करना एक इशू है। तो इज द बिगेस्ट चैलेंज होना चाहिए। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ इश्यूज होता और फिर चैलेंजेस होता। इज द बिगेस्ट चैलेंज। ये कलेक्शन और डिस्पोजेबल को अलग अलग नहीं लिया, उसको एक इशू लिया। उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। हमने ये सब डिस्कस कर ली है। लास्ट, कलेक्टिव नाउन, कमेटी। अच्छा, कलेक्टिव नाउन का मुख्तलिफ बिहेवियर है। कलेक्टिव नाउन का मुख्तलिफ बिहेवियर इस तरीके से है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर के तौर पे भी आते हैं, प्लूरल के तौर पे भी आते हैं। जैसे मैं बताऊं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, तो कमेटी हैज इशू इट्स रिपोर्ट।
क्योंकि वहां कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी करी है वो मुश्तरका एक मिल के करी है। एक सेंटेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ कि द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इशू कर दी। तो कमेटी ने मुश्तरका मिलके काम किया, एज अ कलेक्टिवली काम किया, तो वो सिंगुलर यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह स्टेटमेंट दूं, द कमेटीज आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, तो इसका मतलब ये है कि कमेटी के मेंबर्स एक दूसरे से बात लड़ रहे हैं। अब वहां कमेटी इंडिविजुअली हो रही है क्या, एक दूसरे से ये लोग लड़ रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन ज्यादातर सिंगुलर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, डिपेंड अपॉन सिनेरियो, जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया। सही है। इसी तरह से टीम को और आई थिंक पुलिस को ब्रिटिश लैंग्वेज में हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। आप कभी कमेंट्री सुनते होंगे तो कहता है ना, द पाकिस्तानी टीम आर परफॉर्मिंग वेल। टीम को, पुलिस को ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्ट प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है। The committee has not succeeded in unrevealing the real cause behind all the conspiracies done by the managing director. कमेटी कामयाब नहीं हुई, तो कमेटी कलेक्टिवली बात हो रही है, सिंगुलर बात हो रही है। अच्छा, ये इत्तेफाक से इसके अंदर एक टाइपिंग एरर आ गया, इसको हैव लिखना था ताकि इसको आप सही करें, हैज करें। क्योंकि अगर ये हैज सही लिखा होता तो यकीनन यहाँ मैं नो एरर का ऑप्शन देता, जैसे मैंने और भी दिया हुआ था। तो ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि सारे सेंटेंस मैंने खुद अपनी अकल से, जो मेरी नाकिस अकल है, उसका इस्तेमाल करते हुए देखे। जैसे मैंने नो एरर दिया है, इसका मतलब है यहाँ नो एरर भी हो सकता था। बहरहाल यहाँ कोई नो एरर है नहीं, मैंने ऐसा कोई दिया नहीं जिसमें कोई नो एरर हो। तो यहाँ भी एरर है। असल में मुझसे गलती ये हो गई कि यहाँ मुझे हैव लिखना था, मैंने हैज लिख दिया। राइट आंसर हैज ही है। हैव लिखता तो समझाना आसान होता। बहरहाल आपको समझ में आ गई बात कि कमेटी हैज ही होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि ये कमेटी है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ एज अ कलेक्टिवली सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंदर कोशिश करी है कि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स को रैंडमली डिस्कस करूं। आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, एमसीक्यूज को देख सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में हर टॉपिक की विद द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज बनाता रहूँगा। और अगर आप में से किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो तो वीडियो में मेरा नंबर है व्हाट्सएप, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बहरहाल आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें, मेहनत करें, और अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो उसको माफ़ करें। और अगर आपको समझ में आया कि ये वीडियो वाकई आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, आपके एप्टीट्यूड टेस्ट एक अच्छा टॉपिक बड़ी इजीली कवर हो गया, स्पेशली एम कैट में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम टी कैट में, ई कैट में भी है, लेकिन एम टी कैट के लिए तो ये बाकायदा मेंशन किया जाता है, उसकी जो लिस्ट आती है टॉपिक की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसको बड़ा फोकस किया जाएगा। एक दो एमसीक्यूज होंगे, तो एक दो एमसीक्यूज भी अगर होते हैं, 18 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के आई थिंक पीएमसी के टेस्ट में, क्योंकि 9% कर दिया उन्होंने, उसमें से अगर एक दो एमसीक्यूज इससे रिलेटेड होंगे तो ये आपके मार्क्स सिक्योर है। 25-30 मिनट की वीडियो है, पूरी देखें। और वीडियो पसंद आई है एंड में तो यकीनन इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, और जो टॉपिक आप एप्टीट्यूड के लिए चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, ताकि ऑन डिमांड टॉपिक्स को मैं जल्दी जल्दी कवर करता रहूँगा। क्योंकि मेरी कोशिश ये है, मैं वादा नहीं कर रहा कि मैं हर दिन कोई ना कोई वीडियो रिलेट करूँ, मतलब अपलोड करूँ। तो थैंक यू स्टूडेंट। मेरी वीडियो बनाने का मकसद हमेशा ये होता है कि आपको फ़ायदा हो, साथ साथ मेरी भी थोड़ी मार्केटिंग हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।